हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव। दोस्तों, जो भी ITI तथा CTI स्टूडेंट के विद्यार्थी हैं, उनको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनकी आने वाली वार्षिक परीक्षाओं में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों, परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से एक क्विक रिवीजन करेंगे तथा हम अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बच्चों को टेस्ट की लिंक प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें वो प्रत्येक टॉपिक वाइज टेस्ट देकर अपने प्रोग्रेस को जान सकेंगे, जो उनकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए अब हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इकाइयों की प्रणाली के दो वर्गीकरण क्या है? ब्रिटिश एंड मीट्रिक, ग्रेविटेशनल एंड नॉन ग्रेविटेशनल, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड, मीट्रिक एंड इंटरनेशनल। देखिए, अगर इकाइयों की बात किया जाए, हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है यूनिट चैप्टर है। अगर हम यूनिट्स की बात किया जाए तो बेसिकली यूनिट्स को हम दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट वन हमारा क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरी हमारी क्या होती है? डेराइव्ड यूनिट्स। तो देखिए, ये जो ब्रिटिश सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम है, मैट्रिक एंड इंटरनेशनल सिस्टम है, ये सब यूनिट्स की विभिन्न देशों में जो है मात्रकों की जो प्रणालियां चल रही हैं, ठीक है, ये है। तो ब्रिटिश और मैट्रिक हो गया, फंड और मैट्रिक एंड इंटरनेशनल हो गया, CBS हो गया, तो ये सब सारी प्रणालियां हैं। बट अगर हम प्रणाली के अंतर्गत वर्गीकरण करें तो दो प्रकार की जो है हमारी इकाइयां होती हैं। पहली हमारी होती है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरी हमारी होती है डेराइव्ड यूनिट्स। अब बात करते हैं यहीं से कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं और डेराइव्ड यूनिट्स क्या हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स वे क्या कहते हैं, राशियां होती हैं जो एक दूसरे से क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। जैसे आपका लेंथ हो गया, मास हो गया। देखिए, यहाँ पर बात करते हैं तो फंडामेंटल यूनिट्स आपको कितने प्रकार की बताई गई? 7 प्रकार की बताई गई। लेंथ हो गया, देन आपका क्या हो गया? मास हो गया, आपका टाइम हो गया, टाइम के बाद आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, देन आपका टेम्परेचर हो गया, देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, और आपका उसके बाद क्या हो गया? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो 7 प्रकार की जो है आपकी मूल राशियां हो गई, जो एक दूसरे से क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। इनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इसे ही हम क्या कहते हैं? मूल राशियां। अब इनके मात्रकों को क्या बोला जाता है? मूल मात्रक। जैसे लेंथ का मात्रक आपका क्या हो गया? मीटर हो गया। मास का मात्रक आपका क्या हो गया? किलोग्राम हो गया। टाइम का मात्रक आपका क्या हो गया? सेकेंड हो गया। इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक आपका एम्पियर होता है। टेम्परेचर का मात्रक आपका क्या होता है? केल्विन होता है। टेम्परेचर का मात्रक आपको क्या याद रखना है? केल्विन याद रखना है। लुमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मात्रक क्या होता है? मोल होता है। आपको ये भी याद रखना है कि मीटर को शॉर्ट फॉर्म में M से डिनोट करते हैं, ठीक है। किलोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में kg से डिनोट करते हैं। सेकेंड को SE से डिनोट करते हैं। एम्पियर को A से डिनोट करते हैं। केल्विन को K से डिनोट करते हैं। कैंडेला को CD से डिनोट करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को MOL यानी मोल से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तो फंडामेंटल यूनिट आपकी और फंडामेंटल
यूनिट्स कितनी प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती है। इसके अतिरिक्त 2 और राशियां होती हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। जैसे उसमें आपका पहला होता है एंगल और दूसरा आपका क्या होता है? सॉलिड एंगल। मतलब पहला आपका प्लेन एंगल और दूसरा आपका सॉलिड एंगल। ठीक है, तो एंगल का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है और सॉलिड एंगल का मात्रक क्या होता है? आपका स्टेरेडियन होता है। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन ये एंगल और सॉलिड एंगल आपकी कैसी यूनिट्स हैं? तो ये डायमेंशन लेस यूनिट है। कैसी यूनिट है? डायमेंशन लेस, यानी इनकी कोई बीमा नहीं होती। बट लेंथ की बीमा का बात किया जाए तो कैपिटल एल, मास की कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, टाइम को कैपिटल टी से, इलेक्ट्रिक करंट को ए से और टेम्परेचर को थीटा से। इस प्रकार से जो ये डायमेंशन, इनकी कौन सी डायमेंशन होती है? बट एंगल और सॉलिड एंगल दो ऐसे क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं जो क्या है? डायमेंशन लेस है। यूनिट तो होती है बट डायमेंशन नहीं होती। एंगल रेडियन और सॉलिड एंगल आपका क्या हो गया? स्टेरेडियन। अब चलिए बात करते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज की। तो ऐसी राशियां जिसे हम मूल राशियों की सहायता से प्राप्त करते हैं, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे अगर हम बात कर दें आपको एरिया, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां पर देखिए एरिया को हमने किससे प्राप्त किया? लेंथ, और यहां भी ब्रेथ। यानी एरिया को प्राप्त करने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई मतलब 2 मूल राशियों की आवश्यकता, मीटर मीटर 2 बार हमें लेना पड़ा। तो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किए जाने वाले मात्रकों को हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। तो जैसे आपका एरिया हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया, आपका क्या कहते हैं? डेंसिटी हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, तो ये सब क्या है? इसे हम मूल राशियों की सहायता से प्राप्त करते हैं। इसलिए हम इन राशियों को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां, तथा इनके मात्रकों को क्या बोला जाता है? व्युत्पन्न मात्रक बोला जाता है। चलिए आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं। देखिए अगर बात करते हैं तो व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स। आपको मैंने अभी बताया कि फंडामेंटल यूनिट्स कितने प्रकार की होती हैं? 7। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स की बात किया जाए तो लेंथ है, मास भी है, बट वॉल्यूम हमारा क्या है? वॉल्यूम फंडामेंटल यूनिट ना होकर कैसी है? ये डेराइव्ड यूनिट है। अच्छा, लेंथ भी हमारा यहाँ पर है, मास भी है और टाइम, ये फंडामेंटल। तो ये आंसर सही हो सकता है, लेकिन हम और नीचे देख लेते हैं। लेंथ, मास, एरिया, एरिया नहीं है, लेंथ, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो प्रेशर और वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एंड प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो यहां से आपका क्या हो गया कि ये सारी व्युत्पन्न राशियां देखिए इसमें कुछ ना कुछ आ गई, बट लेंथ, मास, टाइम क्या है? आपकी फंडामेंटल यूनिट्स है। इसलिए आपका बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डिनोट्स लेटर एम इन एमकेएस सिस्टम। देखिए मात्रकों को, राशियों को मापने की विभिन्न देशों में विभिन्न प्रणालियां हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया? एमकेएस सिस्टम हो गया, आपका एफपीएस सिस्टम हो गया, आपका सीडीएस सिस्टम हो गया, आपका क्या हो गया? एसआई सिस्टम हो गया। देखिए एमकेएस सिस्टम में क्या होता था? एमकेएस सिस्टम में लंबाई को मीटर में मापा जाता है, लंबाई को मीटर में मापा जाता है, के फॉर किलोग्राम, यानी द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में नापा जाता है। ठीक है, इस एमकेएस सिस्टम को हम मैट्रिक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पहले ये बात याद रखनी है। अब बात करते हैं एफपीएस प्रणाली। एफपीएस में क्या होता था? लंबाई को फुट में नापते हैं, यानी फीट में नापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में नापते हैं। ठीक है, और समय को हम किस में नापते हैं? सेकंड में नापते हैं। इसको हम ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एफपीएस सिस्टम बोलिए या ब्रिटिश सिस्टम बोलिए। ठीक है, उसके बाद आपका सीडीएस सिस्टम हो गया। सीडीएस सिस्टम क्या हो गया आपका? इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं, और समय को क्या बोलते हैं? सेकंड में ही नापते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ये फ्रांस में चलती थी, तो इसको फ्रेंच सिस्टम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है,
तो और एसआई सिस्टम क्या है? एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो कभी कभी आपसे एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आप क्या लिखेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं, या सिस्टम इंटरनेशनल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर का क्या अर्थ है? तो एम अक्षर का अर्थ बताइए यहाँ पर क्या है? आप लोग तुरंत बता देंगे कि एम अक्षर का अर्थ क्या है? मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन के माध्यम से जो हम चीजों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपका जो है एक कोर्स का, आपके एक सिलेबस का क्विक रिवीजन करवाया जा सके और आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के योग्य बन सकें। ठीक है, तो आप सभी बातों को एक बार अगर ध्यान से सुनेंगे, ध्यान देंगे, तो निश्चित ही जो है आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 इंच? देखिए अगर हम बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चन आपके इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि जो इंटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स है, ठीक है, तो उन सिस्टम्स को याद करने के लिए आपको कुछ जो है याद होना चाहिए। ठीक है, लगभग सारे जो है आपको कन्वर्जन याद होना चाहिए। तो यहाँ से पूछा गया कि हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 इंच? 1 मिलीमीटर में कितने इंच होते हैं? तो 1 मिलीमीटर आपका कितने इंच के बराबर होता है? 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं आपसे पूछा गया है। तो 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होता है। कितने मिलीमीटर होते हैं? 25.4 मिलीमीटर आपको होते हैं। इस प्रकार से हम कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आपको बता दे रहे हैं, बाकी कन्वर्जन जो है आप बुक की सहायता से जो है देख सकते हैं। तो अगर देखिए पहला कन्वर्जन हम बात करें तो 1 इंच बराबर, जरा सा आप लोग मन में बोलिएगा, ठीक है, वीडियो को देखते देखते साथ में बोलिएगा, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अगर इसको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, तो यह आपका हो जाएगा 20.4 मिलीमीटर। ठीक है, अगर इसको आप मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा आपका? 0.0254 मीटर। तो एक आपका ये कन्वर्जन हो गया। उसके बाद आपसे फिर फुट पूछा जाता है, 1 फीट में कितने मीटर होते हैं? तो आप क्या बताएंगे कि 1 फीट में कितने मीटर होते हैं? 1 फीट में 0.3048 मीटर होते हैं। अगर आपसे इसी चीज को सेंटीमीटर में पूछ लिया जाए तो आप जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो आपका 30.48 सेंटीमीटर जो है ये हो जाएगा। उसके बाद फिर यार्ड में पूछ लें तो 1 गज कितने का बराबर होता है? तो 1 यार्ड आपका 0.9144 मीटर के बराबर का होता है। चलिए आगे बात करते हैं, 1 माइल कितने का होता है? तो 1 माइल आपका कितने का होता है? 1.609 किलोमीटर के बराबर का आपका होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि 1 सेंटीमीटर कितने इंच के बराबर होता है? तो आपका जवाब क्या रहेगा कि सर 0.3937 इंच का जो है होता है। तो 1 सेंटीमीटर कितने इंच का होता है? 0.3937 इंच का जो है आपका होता है। उसके बाद फिर आप बात करेंगे कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर का, तो आपको पता है। ठीक है, इस तरीके से आपको हम मेन कन्वर्जन बता सकते हैं। अब बताइए 1 किलोमीटर कितने मील का होता है? तो 1 किलोमीटर 0.622 मील का होता है, यानी माइल 1 किलोमीटर में 0.622 माइल होते हैं। 1 माइक्रोन कितने मीटर का होता है? तो 10⁻⁶ मीटर का होता है। इस प्रकार से आपको और भी सारे कन्वर्जन करने हैं। ठीक है, अब आपको कुछ कन्वर्जन देखिए और इम्पोर्टेंट बता देते हैं। 1 क्यूबिक फीट कितने गैलन का होता है? ये एग्जाम्पल में अक्सर पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि 1 क्यूबिक फीट 6.23 गैलन के बराबर होता है। 1 क्यूबिक फीट कितने गैलन के बराबर होता है? 6.23 गैलन के बराबर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है, तो आप लोग बताएंगे कि सर 1 लीटर 0.22 गैलन के बराबर होता है। 0.22 गैलन के बराबर होता है, या 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप जवाब दे सकते हैं। उसके बाद वेट की बात किया जाए तो एक जन नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 LB यानी 1 पाउंड कितने ग्राम का होता है? तो आप क्या बताएंगे? 453.6 ग्राम का जो है होता है। ठीक है, 1 औंस कितने ग्राम का होता है? तो आप क्या बताएंगे कि 1 औंस जो है
28.35 ग्राम का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके बहुत सारे कन्वर्जन हैं जिसको आपको याद रखना है। हमने मेन कन्वर्जन जो है आपको बता दिया है। ठीक है, 1 HP अगर आपसे पूछा जाएगा ब्रिटिश में तो 746 वाट्स होते हैं। अगर मैट्रिक में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि 735.5 वाट्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना। ठीक है, टेम्परेचर के विभिन्न सेल्सियस, फारेनहाइट, र्यूमर और क्या कहते हैं केल्विन, इस तरीके से आप लोग कन्वर्जन करना सीख सकते हैं ताकि कोई भी कन्वर्जन का क्वेश्चन आए और आप आसानी से उस क्वेश्चन को क्या कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। अगर हम बात करें the unit of which one of these quantities is not among the base unit under SI system of units। देखिए, इन राशियों में किस एक की इकाई SI प्रणाली की इकाइयों के तहत आधार इकाइयों में से नहीं है। देखिए, आधार इकाइयां आपने बताया कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो अब बात करें यहाँ तो प्लेन एंगल क्या है। हमने ये बताया कि प्लेन एंगल आपकी कैसी है, ये इसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोला जाता है। ये बेस यूनिट्स के अंतर्गत नहीं आती। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बेस यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिस्पेक्टिवली आर। इकाइयों की SI प्रणाली के तहत, SI प्रणाली के तहत आप बताइए क्या होता है। SI इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट में क्या होता है, तो यहाँ पर आपका पहले पूछा गया है कि लेंथ का, तो लेंथ का क्या होता है आपका मीटर हो जाएगा और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का आपका क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। तो मीटर एंड मोल वाला आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। ये भी गलत, आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। 1 गैलन बराबर कितने लीटर। आपको अभी मैंने बताया कि 1 गैलन कितने लीटर का होता है। आप बताइए कि 1 गैलन कितने लीटर का होता है। तो 4.546 लीटर का जो है 1 गैलन होता है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर कुछ कन्वर्जन आपको और याद करा देते हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कि सेल्सियस, डिग्री, फारेनहाइट में कैसे कन्वर्जन करोगे, तो उसके लिए आपका फार्मूला क्या होता है, C/100 इक्वल टू F-32/180 इक्वल्स टू R/80 इक्वल्स टू K-273/100। ठीक है, इससे जो है आप आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है। उसके बाद रेडियन का भी आप लोग को याद रखना है। तो आपको क्या पता होता है कि 180 डिग्री इक्वल टू कितने रेडियन के बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई बाई 180। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MKS स्टैंड फॉर, आपको मैंने भी बताया, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड। तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू, तो 1 किलोग्राम फोर्स आपका कितने के बराबर होगा। तो 1 किलोग्राम फोर्स आपका, फोर्स का यहाँ पर W बराबर क्या होता है, mg। W बराबर mg से आपका 1 किलोग्राम फोर्स निकल जाएगा 1 इंटू जी की वैल्यू 9.81। तो कितने न्यूटन के बराबर हो जाएगा, 9.81 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। इस प्रकार से और भी कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यूनिट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए फोर्स के मात्रक क्या है, तो फोर्स का मात्रक आप लोग जानते हैं क्या है, न्यूटन है। ठीक है, लेकिन न्यूटन किस पद्धति में मात्रक है, तो यह आपका SI सिस्टम में या MKS सिस्टम में क्या है, मात्रक है, मीट्रिक सिस्टम में। बट अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश सिस्टम में क्या मात्रक है, तो ब्रिटिश सिस्टम में आप लोग जानते हैं कि पॉन्डल होता है मात्रक। किसका होता है, पॉन्डल। ठीक है, अगर ये ब्रिटिश सिस्टम में होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया बता दो CGS सिस्टम में यानी फ्रेंच सिस्टम में क्या होता है, तो आप बताओगे डाइन। अब ये आपका हो गया विभिन्न सिस्टम में मात्रक। ठीक है, यानी CGS सिस्टम यानी फ्रेंच सिस्टम में आपका क्या हो जाएगा, डाइन।
अब आपसे पूछा जाए कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डाइन होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स की यूनिट न्यूटन के अतिरिक्त अगर हम इसको इन द टर्म ऑफ बेस यूनिट लिखें तो यहाँ से हो जाएगा किलोग्राम, और ये होता है ए, तो ए यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को डाइन में कन्वर्ट करने के लिए सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, तो सीजीएस में किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा करेंगे, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। और सेकंड, वहां पे सीजीएस में भी सेकंड ही होता है समय का मात्रक, और वहां भी तो सेकंड स्क्वायर लिखने रहने दे, तो 1000 और गुणे 100 बनाए 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोल देते हैं हम, डाइन बोल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 न्यूटन बराबर कितने का हो जाएगा 10⁵ डाइन। इस प्रकार से पूछेंगे कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग के बराबर 10⁵ अर्ग के बराबर, तो इस प्रकार से भी आपको कन्वर्जन पूछा जा सकता है। ठीक है, मात्रक से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, आप फिर पूछेंगे सीरीज पद्धति में क्या मात्रक होता है, तो आप बताएंगे क्या होता है, अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁵ अर्ग होता है। तो इस प्रकार से जो है आप एक चीज को पढ़ें और उस चीज से रिलेटेड सारी चीजों को याद रखने का प्रयास करें, तो आपका एग्जाम जो है अच्छा हो सकता है। ठीक है, फिलहाल हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को इस क्वेश्चन के माध्यम से एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर आप भी जैसा कि जानते हैं कि एक वीडियो में सारी चीजों को एक्सप्लेन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम तब भी ज्यादा से ज्यादा चीजों को आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीजों को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, अगर हम दिशाओं के आधार पर बात करें तो 2 प्रकार की राशियां होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी माने अदिश राशियां, ऐसी राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी केवल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में 2 चीजें होती हैं, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी क्या होती है, मात्रक। जैसे मान लीजिए लंबाई को व्यक्त करना है तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पता हो गया कि कोई वस्तु कितनी लंबी है, बट इसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। ऐसी राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता न हो, उसको हम स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। बट वेक्टर मीन्स होता है सदिश राशियां। सदिश का मतलब स प्लस दिश, यानी मतलब दिशा के साथ जिसमें क्या हो, जिसमें क्या कहते हैं परिमाण के साथ क्या हो, दिशा भी हो, तो ऐसी राशियों को हम सदिश राशियां बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या होती है, हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। यहाँ पर परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। ठीक है, एक चीज कहाँ पर होती है, हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली अगर होगा तो वो आपकी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, आपकी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से आपको क्या किया जाता है, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी राशियां स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी राशियां वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे आपका फोर्स क्या हो गया, फोर्स आपकी कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। आपसे पूछा जाएगा कि वॉल्यूम कैसी राशि है, तो आप क्या बताएंगे, स्केलर क्वांटिटी है। तो इस प्रकार से इस वीडियो को देखने के बाद आप 10 स्केलर क्वांटिटीज और 10 वेक्टर क्वांटिटीज जो है लिखेंगे, ताकि आपका जो है नॉलेज इंक्रीज हो सके। आइए अब हम दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द फिगर, देखिए यहाँ पर फिगर नहीं दिया हुआ, एक वायर का फिगर बना हुआ था। ठीक है, इज यूज टू मेजर, केबल को मापने के लिए किस मापन मात्रा का आप उपयोग करेंगे। तो केबल को मापने के लिए केबल की किस मापन मात्रा का, तो केबल की लंबाई मापनी होगी ना आपको, तो लंबाई मापने के लिए हमेशा आप किसका यूज करेंगे, तो लेंथ का। ठीक है, किस मापन मात्रा का, तो लेंथ का। भाई केबल की लंबाई ही मापेंगे आप, तो वहां पर क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो केबल को माप रहे हैं ना, तो केबल को मापने के लिए आप लेंथ को हमेशा मापेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं चूज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सही कथन का चुनाव करें। तो देखिए एसआई यूनिट ऑफ, बी ऑप्शन से मिलाइए पहले, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, ये तो सही बात है। तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर यहाँ पर सेल्सियस दिया है, इसका मतलब ये तो आपका सिरे से खारिज हो गया। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, तो मतलब ए सी डी में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर 1 किलो माइक्रोन इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर, यहाँ पर 0.01, यहाँ पर 0.01। लेकिन आपको पता होना चाहिए
कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है 10 की घात -6 मीटर, ठीक है, और बराबर लगभग कितना मिलीमीटर होता है 0.001 कितना होता है मिलीमीटर। तो 1 माइक्रोन बराबर कितना मिलीमीटर होता है 0.01 मिलीमीटर। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चुनाव करते हैं, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड इन द सराउंडिंग मीडियम इज कॉल्ड। किसी पिंड की गति का आसपास के माध्यम में ध्वनि की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो मैक नंबर बोला जाता है। मैक नंबर किसका अनुपात होता है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड इन द सराउंडिंग मीडियम, उसको हम मैक नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, जैसे हमने बताया कि मात्रकों से संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, बताइए ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, पावर। वर्क क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है, ठीक है। वाट किसका मात्रक होता है, पावर का मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है, पावर का मात्रक होता है, ठीक है। कूलाम किसका मात्रक होता है, तो चार्ज का मात्रक चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ओम मीटर किसका मात्रक होता है, तो रेजिस्टिविटी का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है। जैसे आपको हमने क्या पढ़ाया, अभी हमने आपको बताया कि एंगल कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी इसकी कोई डायमेंशन बिना इसकी नहीं होती। ऑलवेज हैज ए यूनिट, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, कि ऑलवेज यूनिट ही हो, उसकी मात्रक ही हो, बिना मात्रक के भी हो सकती है। नेवर हैज ए यूनिट, ऐसा भी नहीं, एंगल की आपने देखा ना यूनिट होती है, आपने क्या देखा कि एंगल की यूनिट रेडियन होती है, बट किसकी यूनिट नहीं होती है, जैसे आप लोग क्या पढ़े हैं कि स्ट्रेन, ठीक है ना, तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ठीक है, तो कोई यूनिट नहीं होती। अब में हैव ए यूनिट, एक इकाई हो सकती है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, में हैव ए यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलेंगे तो यहाँ से देखिए, द यूनिट ऑफ एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, तो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की जो यूनिट होती है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती, यानी यहाँ पर होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट दोनों सेम क्वांटिटीज होते हैं, तो यहाँ पर कोई भी इसकी यूनिट नहीं होती। ए नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, इसका आंसर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन हमारा है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। इसके माध्यम से हम डिफरेंट डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना सिखाएंगे। तो आप लोग को पता है कि त्वरण क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। अब वेग बराबर क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। आप देखिए बीमा आप कैसे निकालेंगे, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो जाएगा आपका L, और टाइम इंटरवल का बीमा क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल मतलब आपको टाइम की बीमा, तो LT। तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, LT माइनस 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। अब त्वरण का निकालना है, तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो यहाँ से आपका हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण बोलते हैं, तो टाइम इंटरवल। अब वेलोसिटी की बीमा आप लोगों ने LT माइनस 1 निकाल ली है, ठीक है, LT माइनस 1, और टाइम इंटरवल की बीमा क्या हो जाएगी आपकी, तो टाइम इंटरवल की बीमा T हो जाएगी। तो यहाँ से आपका हो जाएगा LT माइनस 2, क्या हो जाएगा, LT माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर m की कोई बीमा नहीं है ना, तो m की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर माइनस 2। तो इस प्रकार से जो है हम लोग बीमा ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर m की बीमा देखिए कहाँ, यहाँ पर तो 1 दे दिया, तो ये तो पक्का गलत हो गया, ठीक है। L की बीमा 1 है, L पे क्या है 1 है, m0, और T की पावर कितनी है -2, तो L1 m0 T की पावर -2, ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हमने आपको किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका हमने एक आपको तरीका बताया है। अब आप इन तरीके के और भी क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करके अपनी तैयारियों को मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें,
और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि हम और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित हो सकें। तो इसी के साथ हम आपसे आज के लिए विदा चाहते हैं। मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।